नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन फॉर सक्सेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में भी है, और ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में भी है। यानी आप रीट 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए विराम चिन्ह का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह का पहले अर्थ समझते हैं, फिर कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप रीट में 100% एक सवाल विराम चिन्ह से आएगा। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? रुकना। ठहराव होता है जहाँ विराम चिन्ह लगे होते हैं वहाँ अपन को विराम चिन्ह के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठहरना होता है। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी स्थान पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या हो गई कि भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह होते हैं। कैसे चिन्ह? संकेत चिन्ह। वो अपन को संकेत करते हैं कि आपको कितना ठहरना है। उन संकेत चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। ये विराम चिन्हों की विशेषता है कि विराम चिन्ह प्रयोग करने से फायदा क्या है। एक तो भाषा में स्पष्टता आती है और जो बोलने में या लिखने में जो भाव प्रदर्शित हो रहा है वो भाव आसानी से समझ में आ जाता है। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। क्या कहना चाहते हो और उसका अर्थ क्या निकल जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, रोको मत जाने दो। यहाँ विराम चिन्ह लगा हुआ है, देखो, रोको के बाद रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो। दोनों का अर्थ चेंज हो गया। इसका तो है कि उसको रोक देना है और इसका अर्थ है रोकना नहीं है, उसको जाने दो। तो विराम चिन्ह लगे हुए हैं, उनका प्रयोग करने से केवल एक शब्द से आगे पीछे हो गया तो पूरा अर्थ चेंज हो गया। तो विराम चिन्ह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्हों के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। लगभग अपने सिलेबस में 20 विराम चिन्ह हैं। उन 20 विराम चिन्हों को पढ़ना है। तो पहला देखिए क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम कैसा है? ये एक छोटा सा लिखा हुआ, देखो मैं इसको बड़ा करता हूं थोड़ा। ये अल्प विराम है। जहां अपन कॉमा लगाते हैं उस कॉमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम। अपन जनरल वे में तो कॉमा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसका नाम क्या है? अल्प विराम है। तो हिंदी वाला नाम आपको याद रखना है। केवल कॉमा, कॉमा का नाम क्या रहेगा? अल्प विराम। दूसरा है अर्ध विराम। अल्प विराम का मतलब कम, अर्ध का मतलब थोड़ा सा अधिक। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा है? ये एक पॉइंट लगा हुआ है और उसके नीचे कॉमा है। ये क्या है? अर्ध विराम है। ये तो अल्प विराम और इसका नाम है अर्ध विराम। इनके नाम बहुत जरूरी है। अपूर्ण विराम यानी 2 बिंदियां लगी हुई है। 2 बिंदियां मतलब ये अपूर्ण विराम है। ये तीनों ही विराम है, कॉमा और बिंदी दोनों विराम में आ रहे हैं। इतना ध्यान रखना। केवल कॉमा है तो अल्प विराम, बिंदी और कॉमा है तो अर्ध विराम, और 2 बिंदियां हैं तो अपूर्ण विराम। फिर आता है पूर्ण विराम। ये खड़ी पाई। पूर्ण विराम एक लाइन खींची होती है, उसको पूर्ण विराम बोला जाता है। और ये हर एक वाक्य के लास्ट में लगभग लगी होती है जहाँ वाक्य पूरा होता है। नेक्स्ट, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये लगभग सब जानते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह कैसा होता है। फिर संबोधन और विस्मय सूचक चिन्ह, ये दोनों एक जैसे ही हैं। संबोधन चिन्ह और विस्मय बोधक सूचक चिन्ह यानी आश्चर्यचकित करने वाले दोनों ही चिन्ह, एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदी लगी हुई है, वे विस्मय बोधक चिन्ह हैं। नेक्स्ट है अपने पास अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। यानी है तो ये भी कॉमा ही, लेकिन ये कहाँ लगते हैं? वाक्य के ऊपर साइड में लगते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? अपन इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और
डबल इन्वर्टेड कॉमा। हिंदी में इसका क्या नाम है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। ये दो प्रकार के हैं, एक सिंगल और एक डबल दोहरा। इकहरा अवतरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह या इकहरा ऊपरी विराम चिन्ह, ये कैसे होंगे? ये इस प्रकार के हैं, वाक्य के ऊपर वाली साइड में कॉमा लगे हुए, जैसे ये इस प्रकार से लगेंगे वाक्य के ऊपर, ठीक है। और डबल विराम है जो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आते हैं, वो ये डबल विराम है, ठीक है। अल्प विराम ऊपरी विराम, तो इनको देखना है, ये याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा। और ये सिंगल और ये डबल, इनका नाम है हिंदी में अवतरण चिन्ह कह दीजिए, उद्धरण चिन्ह कह दीजिए या ऊपरी विराम कह दीजिए। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह केवल डैश है, ये डैश दो शब्दों को जोड़ता है। योजक चिन्ह या समास चिन्ह, ये दो समास शब्दों के बीच में आता है, जैसे अता राम लक्ष्मण, तो बीच में ये योजक चिन्ह आता है। निदेशक चिन्ह, ये एक लाइन योजक चिन्ह से बड़ी होगी, वो क्या है? निदेशक। फिर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में दो बिंदी और एक लाइन होगी, योजक होगा, उसको बोलेंगे विवरण चिन्ह। फिर है हंसपद या विस्मरण चिन्ह, यहाँ इसका दे नहीं रखा है, ये इस प्रकार होता है, जहाँ कहीं लाइन में कोई शब्द छूट गया है, उस शब्द को लिखने के लिए, मान लीजिए इसी लाइन में कहीं छूट गया है, तो अपन ये इस प्रकार कॉमा लगाएंगे और यहाँ उस शब्द को लिख देंगे, ठीक है। तो इस पद का नाम क्या होगा? हंस पद या विस्मरण चिन्ह। नेक्स्ट है अपना संक्षेपण या लाघव चिन्ह, जहाँ केवल अपन ये इस प्रकार का जीरो लगाते हैं, जैसे लिखा हुआ था डॉक्टर, ये डॉक्टर पूरा शब्द है और इसके पीछे ये इस प्रकार लगाने से ये पूरा क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा, यानी पूरे डॉक्टर शब्द को इसने छोटा कर दिया, ठीक है। फिर है तुल्यता सूचक या समता सूचक, यानी बराबर, ये दो शब्दों की समानता या तुल्यता को प्रदर्शित करता है। कोष्ठक, कोष्ठक सब जानते हैं, कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, ये छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। तीनों ही कोष्ठक की श्रेणी में है, लेकिन इसका नाम है छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। नेक्स्ट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में क्या होगा? ये आपको पॉइंट लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये लोप चिन्ह यानी ये गायब कर रहा है। अपन क्या है कि कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह होते हैं, उनको दोबारा लिखना होता है, दोबारा लिख के नहीं, अपन वहाँ उसका पहला शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए राम लिखा और उसके आगे डैश 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 किया और लास्ट में दो शब्द लिख के पूरा कर दिया। तो जितना भी बड़ा पैराग्राफ है उसको अपन ने शॉर्ट में करके लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन लोप चिन्ह। नेक्स्ट है इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह, ये दो प्रकार के हैं। इतिश्री, इतिश्री को भी यही बोला जाता है, इतिश्री कर दी, इसका मतलब ये पूरा हो गया, समाप्त हो गया। इसके लिए भी ये दो प्रकार के चिन्ह हैं, आप इस प्रकार के खींचते ही हैं या अपन इस प्रकार के भी लगाते हैं या इस प्रकार की लाइनें खींच दी है, तो ये भी क्या है? समाप्ति का संकेत है। नेक्स्ट है विकल्प चिन्ह, ये थोड़ी तिरछी लाइन, ये किसका संकेत है? विकल्प चिन्ह, यानी आप देख रहे हो जैसे मैंने लिखा मिश्र और मिश्रित, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से ये दोनों है तो एक ही, इसको पढ़ो या ये पढ़ो, एक ही है, तो जहाँ विकल्प प्रदर्शित हो रहा है, ये चिन्ह क्या कर रहा है? विकल्प को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति चिन्ह, ये जैसे अपन ऊपर लिखा, ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो अपन क्या करते हैं? ये दो लाइनें खींचते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, ये लाइन में लगा हुआ था, इसका मतलब क्या है? पुनरुक्ति चिन्ह, जो ऊपर लिखा हुआ है वही वापस नीचे वाली लाइन में आएगा। और नेक्स्ट है संकेत, ये स्टार लगा हुआ है, ये आपको कुछ संकेत दे रहा है कि इससे संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट्स या कुछ स्पेशल जानकारी है। तो ये अपने 20 विराम चिन्ह हैं और इन 20 विराम चिन्हों का चिन्ह जो है उसको आपको याद रखना है किस प्रकार का चिन्ह है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं फटाफट। सॉरी, देख, सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा होता है तो वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में, राम ने आम, अमरूद, केले खाए हैं, तो ये अल्प विराम कहाँ लगेगा? एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए, पहली बात। दूसरी, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, हवा चली, पानी बरसा
और ओले गिरे। तो उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का करेंगे। दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो कहाँ? दो उपवाक्यों के बीच में उनको संयोजक के रूप में, ठीक है। अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ मैं नहीं गया, यानी ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य, इनको जोड़ने के लिए। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। तो क्या? क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य को जोड़ने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा का। उद्धरण चिन्ह के पूर्व जहाँ उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा आता है उसके पहले भी क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। जैसे देखिए यहाँ ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए यहाँ पर और यहाँ पर। उसने कहा, तो कहा के बाद क्या आया? यहाँ देख कॉमा आया है, ठीक है, और ये आगे उद्धरण चिन्ह है। नेक्स्ट, समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए कल गुरुवार दिनांक, तो गुरुवार और दिनांक दोनों ही समय सूचक शब्द है, इनके बीच में क्या आया है? कॉमा आया है। तो कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? ये कंडीशन दे रखी है और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में कंडीशन लगभग पूछी जाएगी। विराम चिन्ह की पहचान पूछी जा सकती है और कंडीशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, यानी यहाँ कॉमा है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में जैसे विदेहराज की पुत्री विदेही राम की पत्नी थी, क्या? यहाँ भी कॉमा आया है। हाँ अस्तु के पश्चात जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ के बीच में कॉमा आया है। पत्र में अभिवादन समापन के साथ पूज्य पिताजी या भौदिय, इनके बाद में क्या? कॉमा आता है। ये कॉमा की कंडीशन है, कॉमा कहाँ कहाँ आएगा। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ आएगा? वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। जैसे धुरु स्वामिनी में एक और धुरु स्वामिनी मंदाकिनी कॉमा आदि स्त्री पात्र है, ठीक है, आ गया। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शेखर स्वामी आदि पुरुष पात्र है, यानी महिला पात्र और पुरुष पात्र को अलग कर रहे हैं, जहाँ वहाँ क्या आया है? अर्धविराम आया है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, सूर्योदय हुआ, अंधकार हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण के लिए चल पड़ा, तो सूर्योदय हुआ तो क्या हो गया? अंधकार भी हट गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम कंडीशन है, तो ये इसका ही उपवाक्य है, इसलिए यहाँ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाक्य चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। नेक्स्ट है मिश्र और संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। हो गया अलग अलग, एक पत्थर मारना और वापस फल देना। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। ये अलग अलग अर्थ में दो वाक्यों को जोड़ने में क्या आया है? अर्धविराम आया है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में जब कोई संयोजक चिन्ह न आए तो क्या लगाना है? अपूर्ण विराम लगाना है। जैसे छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य, या क्या ये अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया हुआ है। अपूर्ण विराम चिन्ह एक ही कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम साधारण मिश्र संयुक्त वाक्यों की समाप्ति पर, कोई भी वाक्य समाप्त हो रहा है उसके पीछे पूर्ण विराम। मजीद खाना खाता है, यदि राम पढ़ता है तो अवश्य उत्तीर्ण होता है। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी, ये यहाँ क्या लगा हुआ है? सब में पूर्ण विराम लगा हुआ है। कोई भी वाक्य पूरा हो रहा है वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है, पूर्ण विराम नहीं आता है तब तक वाक्य पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगाया जाता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, क्या हुआ? ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है। उसने बताया, किसने? बताने वाला अलग है। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ क्या आया है? पूर्ण विराम आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य देख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा। आपको पूछ लेंगे शुद्ध अशुद्ध या सही प्रयोग है या नहीं है, किस में से विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
वाक्य में दोहा सोरठा चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये क्या है? यहाँ पूर्ण विराम लगा नहीं, यहाँ लगना चाहिए। तो ये अंत में जो दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, उनके अंत में लगता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी में कोई भी वाक्य पूरा होता है तो वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया जाता है और हिंदी में खड़ी पाई, इंग्लिश में फुल स्टॉप और हिंदी में खड़ी पाई लगा दी जाती है। तो ये विशेष है, ध्यान रखना आपको। फिर आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में तुम कहाँ रहते हो, उनकी पुस्तक किसने ली है, राम घर पर आया या नहीं, ये कैसे प्रश्नवाचक, तो ये लगे हुए चिन्ह। एक ही वाक्य में कई प्रश्न उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि ये सब गोविंद पे आधारित वाक्य ही है। नेक्स्ट, संबोधक सूचक, यानी जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है तो हे प्रभु, क्या आ गया, प्रभु को आवाज़ लगाई जा रही है, अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, मोहन इधर आओ। तो ये जिसको पुकारा जा रहा है आश्चर्यचकित या संबोधन से, तो उसके पीछे, जिसके नाम के पीछे ये आएगा। नेक्स्ट, विस्मयबोधक, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में ये चिन्ह लगाए जाते हैं। वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, ठीक है, यहाँ लास्ट में आएगा हाय, अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए हो। तो ये यहाँ क्या आया है, विस्मयबोधक सूचक शब्द आया। फिर आता है अवतरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दो और इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकरा और एक दोहरा। जैसे जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, इकहरा अवतरण चिन्ह लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम है, ओज के कवि है। रामचरित्र मानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। दोहरे में किसी के वाक्य को सीधा का सीधा कहते हैं, जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो ये महावीर का कहा हुआ वाक्य सीधा सीधा चल रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर। पुनरुक्त शब्दों के बीच में पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। तुलनावाचक सा सी से, यानी भरत सा भाई, यशोदा सी माता, ये आता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच में एक तिहाई, एक चौथाई, इनके बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। नेक्स्ट, निदेशक, नाटकों के संवादों में मनसा बेटी, यदि तू जानती, मणिमाला क्या, ये निर्देशक चिन्ह आ रहा है, यानी इसके बारे में। जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश दिया जाए, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ क्या आया, योजक आया, यानी ये इनके बारे में बता रहे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते तो, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे निर्देशक चिन्ह। ये एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। जब वाक्य के भीतर कोई उपवाक्य लाया जाता है, जैसे महामना मोहनदास, मदन मोहन मालवीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, भारत की महान विभूति थे, तो ये उपवाक्य डालें, वहाँ क्या, ये निर्देशक चिन्ह आया है। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। पुरुषार्थ 4 थे, ये क्या आया है, विवरण चिन्ह आया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, सर्वनाम और विशेषण, तो यहाँ ये चिन्ह प्रयुक्त हुआ, इसका नाम है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है हंसपद, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द का वाक्यांश
को लिख दिया जाता है। मुझे आज जाना है, मुझे आज जैसलमेर जाना है, तो यहाँ ये वापस वाक्य नहीं लिखना है, इसको यहीं ये चिन्ह करके अजमेर लिखना है, जैसलमेर लिखना है, जो भी है वहाँ। ठीक है। संक्षेप चिन्ह, अब क्या है संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह में क्या है, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो स रा स, यानी ये यहाँ लाघव चिन्ह लगा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, मो का गांधी, यानी इनके मो के पीछे जो चिन्ह लगा हुआ है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा भानु सूर्य, बीच में क्या है बराबर, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यानी ये बराबर, इसका हिंदी में है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। नेक्स्ट कोष्टक, कोष्टक 3 दे रखे हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुँह की उपमा, यानी उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए कौमा खिन्न होकर, मैं क्या ना करूं ठहर कर, तो ये चिन्ह आए हैं, ये कोष्टक का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट लोप चिन्ह। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, जो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर ये XXX या डॉट 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 लगा देता है। तुम्हारा सब काम करूंगा डॉट डॉट बोलो बड़ी माँ, तो ये यहाँ कुछ छोड़ दिया, इसको बोलते हैं लोप चिन्ह, गायब करना। नेक्स्ट इतिश्री, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग जाता है, ये इतिश्री चिन्ह है। ये वाला क्या है, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवियत्री या कवियत्री, या दोनों समानार्थी शब्द जैसे जो सदा रहने वाला, शाश्वत या सनातन या नित्य, तो ये विकल्प चिन्ह है। इनमें से आपको एक, तो ये जहाँ तिरछी लाइन है वे क्या है, विकल्प चिन्ह है। नेक्स्ट पुनरुक्ति शब्द चिन्ह, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर उसके नीचे चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे श्री सोहनलाल, ठीक है, श्री गोविंदलाल, तो इनके नीचे ये अगर वापस नाम लिखना है तो इनके नीचे ये लिखते जाएंगे। जैसे इसी लाइन को नीचे लिखना है तो ये वापस इसी तरह अपन इनके नीचे ये चिन्ह लगा देंगे। और संकेत चिन्ह, ये स्पेशल चिन्ह है जो किसी के बारे में विशेष संकेतता को इंडिकेट करता हो। फिर आ गए हैं अभ्यास प्रश्न। तो ठीक दोस्तों, ओके, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना।